नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल जो शेयर है, जो कंपनी है, वो इतनी अंडर वैल्यूड और अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है ना, जिसका आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। जो इसके सेल कंपनी जो ऑल टाइम हाई है वो है 289 रुपये और काम कर रहा था 40 रुपये पर कई सालों से। लेकिन अभी जो आपको उछाल दिख रहा है वो ठीक है, क्योंकि इस कंपनी में दिक्कत भी आ गई थी। लेकिन ये कई लगभग 1-1.5 साल पहले ये 40 रुपये के ऑड लेवल्स पर काम करता था। अगर आपने देखा होगा या आप इसमें ट्रेडिंग करते होंगे तो ये 40 रुपये के लेवल्स पर भी काम करता था। यहाँ तक कि ये 15 रुपये के लेवल्स पर भी, शायद मुझे जितना ध्यान है कि 15 रुपये के लेवल्स भी ये शेयर दिखा चुका है। लेकिन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इतना बढ़िया स्टॉक है ना दोस्तों, जो कि आपको फंडामेंटल देख के बता दूंगा। मैं यहाँ पर चार्ट आपको शो नहीं करूँगा, क्योंकि ये इस वीडियो में इतना डेटा है ना, जिसको आपको जानते जानते इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो उसमें मैंने आपको चार्ट नहीं दिखाया, क्योंकि चार्ट देखने से मतलब नहीं है, क्योंकि स्टील सेक्टर अभी है मजबूत, तो चार्ट देखने का कोई मतलब नहीं है। बाकी जो स्टॉप लॉस की बात है वो हम आगे वीडियो में बात कर लेंगे। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्या खास है और क्यों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन लेवल्स पर बहुत ही बेहतरीन है, इसके ऊपर हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, 1 अप्रैल के दिन काम करता था ये स्टॉक के 83.85 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6.4% अप, यानी इसमें वॉल्यूम हो चुका है 8,75,56,680 करोड़ का यहाँ पर वॉल्यूम हो चुका है। और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों ही एक्टिव हैं इस स्टॉक में। तो आपको वॉल्यूम्स और इसमें जो वॉलेटिलिटी है वो उसकी तो कमी होने वाली है ही नहीं। आगे आगे की चीज़ें देखते हैं दोस्तों। तो ये है राज दोस्तों इस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, क्यों है ये अंडर वैल्यूड और अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक। तो ये रहा, इसमें सारी चिट्ठे खोलेंगे हम लोग। तो मार्केट कैप है 34,613.80 करोड़ का, यानी 34,000 करोड़ की सिर्फ कंपनी है ये। ईपीएस है 8 रुपये 5 पैसे, यानी ईपीएस बहुत ही बेहतरीन है यहाँ पर। और पी रेशियो की अगर बात करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर एक खजाना छुपा हुआ है, तो ये रहा खजाना दोस्तों। तो पहले हम बात कर लेते हैं। पी रेशियो है 10.41 और इंडस्ट्री पी क्या है 57.99, यानी टोटल 58 मान लेते हैं। अब यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर क्या है 101 रुपये 40 पैसे। काम कहाँ कर रहा है 83.85 पर। दोस्तों, यहाँ पर कितना गैप है, काफ़ी गैप है। अब बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको बताता हूँ कि बुक वैल्यू पर शेयर किसी भी शेयर की रियल वैल्यू होता है। यानी अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 101 रुपये 40 पैसे का जो बुक वैल्यू पर शेयर है, तो वो फंडामेंटल को देखकर ही बुक वैल्यू पर शेयर रखा गया है। और अगर शेयर उससे नीचे काम करता है और फंडामेंटल बहुत अच्छे होते हैं और शेयर फिर भी अपने बुक वैल्यू पर शेयर से नीचे काम करता है, तो उसे बोलते हैं अंडर वैल्यू। और काफ़ी दिनों से अगर काम करता रहता है तो उसे कहते हैं अंडर परफॉर्म्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर अंडर परफॉर्मिंग यहाँ पर लगातार हमको तो दिखी ही है ही इसमें। लेकिन सरकारी कंपनी होने के नाते ये कंपनी में ज़्यादा वॉल्यूम तो रहता ही नहीं था, लेकिन अब एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर लगता है कि अगर ये बड़ी कंपनी यहाँ पर, मतलब मार्केट कैप इसका और बड़ा होता है, तो सरकार यहाँ पर विनिवेश का भी, यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पर सोच सकती है। और ये होना तय होगा दोस्तों, जब ये कंपनी बहुत, इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर तो हमको समझ में आ गया कि 101 रुपये 40 पैसे 101 रुपये 40 पैसे पर ये शेयर होना चाहिए था, और 83 के काम कर रहा है 83.85 पर। तो यहाँ पर गैप काफ़ी ज़्यादा है। पहले तो वो गैप फिल होगा धीरे धीरे करके। अगर यहाँ पर तेज़ी लगातार रहती है तो पहले गैप फिल होगा, फिर उसके बाद ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। तो पहले ये अपने बुक वैल्यू पर शेयर पे पहुंच जाए। अब यहाँ पर खजाना क्या छुपा है, तो यहाँ पर है पी रेशियो। आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करिए पी स्टॉक के पी को, तो स्टॉक का पी है 10.41 और इंडस्ट्री पी क्या है 58। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। आपको सीधा यहाँ पर 48 या 47 का हम कह लें, 47.59 का यहाँ पर जो गैप है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर दिख रहा है। तो अब शेयर इतना सस्ता है
कि उसका पी रेशियो ही 10.41 पर है और इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे है। तो यहाँ पर जगह तो इतनी है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 200 का भी जो लेवल है वो पार कर जाए और कहिए कि ये अपना जो ऑल टाइम हाई है उसे भी कहीं हिट ना कर दे, जो कि उसका मैं 300 रुपये बता रहा हूँ, तो 300 रुपये भी ये हिट करने की क्षमता रखता है दोस्तों। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपने देखा ही होगा, इतनी बड़ी कंपनी है, कहाँ कहाँ तो ये सरकारी कंपनी है और देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है स्टील की। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया है कि इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, कंपनी बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, लो वैल्यू पर चल रही है, ईपीएस सब बढ़िया है, लगातार अर्निंग हो रही है और बुक वैल्यू पर शेयर के नीचे। तो यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा, पहले गैप के लिए आप पैसा लगा सकते हैं इसमें, लगाना चाहें तो। अब यहाँ पे मैं आपके सामने दो तरह के रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। पहले तो एनुअली देख लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्वार्टरली। अब इसकी वजह क्या है दोनों की, एनुअल और क्वार्टरली देखने का। यहाँ पर एनुअली ले सकते थे हम लोग, लेकिन क्वार्टरली इसलिए क्योंकि हम लोग अभी बीते हैं कोरोना काल से। अब कोरोना का टाइम में सब कुछ अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, जैसे आपको पता होगा, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट भी बिगड़ गए थे। उसके बाद धीरे धीरे सुधार होना स्टार्ट हुआ। तो क्या था, जब इसके एनुअली रिजल्ट आने थे कंपनी के, तो वो आते हैं अप्रैल में। तो 2020 मार्च में तो हम लोगों ने लॉकडाउन देखा ही था, 30 तारीख के बाद 2020 अप्रैल में रिजेक्ट हो गया था, जैसा कि रिजल्ट रिजेक्ट हो गए थे और आगे बढ़ गए थे। तो मई जून में कहीं रिजल्ट आए थे उसके, तो इम्पैक्ट तो रहेगा ना। तो उस साल का जो था वो तो बिगड़ गया पूरा। अब उस जो मार्च के बाद जो लॉकडाउन रहा, उसके बाद जब लॉकडाउन ऑन हुआ, उसके बाद कैसी स्थिति रही, कैसे रिजल्ट आने स्टार्ट हुए, क्या लॉसेस से प्रॉफिट में आई ये कंपनी, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें कि 3 महीने जो कोरोना काल का, जो लॉकडाउन के बाद का जो 3 महीने या 3 क्वार्टर बोल रहे हैं वो था, तो वो क्वार्टर कैसे रहे, उनमें रिकवरी हुई कि नहीं हुई। तो पहले हम एनुअली जांच लेते हैं। तो नेट सेल यहाँ पर 2016 से 2020 मार्च तक की आपको रिपोर्ट है, क्योंकि एनुअली मार्च टू मार्च चलती है, तो मार्च की यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स हैं। तो 2016 में 43,932 करोड़ का यहाँ पर सेल्स दिखाई थी, जो बढ़कर 49,828 हो गई। फिर 2018 में 58,966 हो गई और उसके बाद बढ़कर 66,973 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई। 2020 मार्च में ये गिरकर 61,664 करोड़ की यहाँ पर नेट सेल रहेगी। तो नेट सेल में लगभग 4,000 करोड़ की यहाँ पर गिरावट आई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने देख लिया एक्सपेंडिचर, यहाँ पर देखने की बात नहीं, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है तो खर्चा होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए अब हम पीएटी देख लेते हैं, क्योंकि पीएटी देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी कमाती कितना है। तो एनुअली 2016 में -4,140 करोड़ का लॉस था, जो कि आपको पता होगा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफ़ी लॉसेस में चल रही थी लगभग 2018 तक। उसके बाद जब इनके मैनेजमेंट में चेंजेस आए, सीईओ बदले गए, तब जाकर इसमें जो है वो रिकवरी देखने को हमको मिली है। तो मैं उस वक्त 2016 में मैंने एंट्री की थी मार्केट के अंदर, और अब की जो बात है उस वक्त की ही मेरे सामने की बात थी, जब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट मेरे सामने चेंज की गई थी, जब मैं स्टॉक मार्केट में नया था। तो उसकी खबरें मैं काफ़ी ज़्यादा देखता था, क्योंकि पीएसयू काफ़ी वजन रहता था और पीएसयू मेरा फेवरेट भी रहा है। तो वहाँ पर उनकी कंपनी ने, उनके जो चेयरमैन है, उन्होंने आके कहा था कि हम कंपनी में रिकवरी लाएंगे, डेट को कम करेंगे। तो यहाँ पर डेट के चक्कर में ही यहाँ पर लॉसेस हैं। डेट इतना ज़्यादा था कि लॉस जो कमाते थे वो भी जाता था, उसके बाद भी चला जाता, तो वो लॉस हो जाता था इनका। तो पीएटी 2016 में -4,140 करोड़ रुपए का पीएटी था नेगेटिव। 2017 में घाटा कम हुआ, 2,950 करोड़ का घाटा रह गया। 2018 में घटकर घाटा 566 करोड़ का रह गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 30 रुपए के लेवल्स पर उस वक्त काम करता था। तो 2018 जैसे जैसे इसमें रिकवरी आई, लॉसेस कम होते गए और डेट चुकता गया, तो इसमें एकदम भड़बड़ी मची और 100 रुपये भी ये टच कराया था उस टाइम में। आपको अगर किसी के पास ऐसे पुराने का रखा है तो आपको पता ही होगा कि 2018 की स्टार्टिंग या 2018 मार्च या अप्रैल तक ये 100 रुपये भी मार गया था। उसके बाद बहुत काफ़ी ज़्यादा बजिंग स्टॉक हो गया था। फिर 2019 में प्रॉफिट में आई काफ़ी ज़्यादा और 2125 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट किया। तो यानी कंपनी लॉसेस से प्रॉफिट में आई। और 2020 में मार्च में मैं आपको बात कर रहा हूँ, 1926 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट शो किया। तो प्रॉफिट यहाँ पर घटा है 2020 मार्च के क्वार्टर में। जो एनुअली रिपोर्ट है उसमें दिखाया है कि 2020 जो 19 से 20 तक का सत्र था, तो वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ है। चलिए
अब देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो नेट सेल आपके सामने रखी है, हर क्वार्टर की नेट सेल आपके सामने रखी है। 2019 से दिसंबर में 16,542 करोड़ का नेट सेल थी। 2020 मार्च की जो क्वार्टर एक देख लें, क्वार्टर में 16,171 करोड़ की नेट सेल रही है, तो नीचे गिरा है थोड़ा नेट सेल। अब ये कैसे भी दबाव से हो सकता है, क्योंकि स्टील के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। 2020 मार्च के बाद लॉकडाउन लगा, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई, और 2020 जुलाई में जो क्वार्टर आया उसमें पता लगा कि नेट सेल तो यहाँ पर 7,000 करोड़ के ऊपर भी गिर गई है। तो 7,000 करोड़ की नेट सेल गिरकर 9,067 करोड़ की यहाँ पर नेट सेल रह गई है। यहाँ पर 2020 सितंबर की अगर बात करें तो फिर से यहाँ पर एक रिकवरी दिखी, और वापस प्री कोविड लेवल्स पे जो सेल थी क्वार्टरली वहाँ पर पहुँचा दी, और उससे बढ़िया पहुँचाई। 16,925 करोड़ की यहाँ पर नेट सेल की है। तो यहाँ पर आपको, मैंने आपसे कहा था ना, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत देखना जरूरी है कि कैसी रिकवरी लाए हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि रिकवरी कैसी आ रही है। 2020 दिसंबर के क्वार्टर में 19,835 करोड़ की सेल्स की है, जो कि यहाँ पर 4 क्वार्टर में सबसे बेहतर क्वार्टरली यहाँ पर रिजल्ट नेट सेल को अगर देखें तो दिख रहे हैं यहाँ पर। अब पीएटी की बात करें तो 2019 मार्च जो दिसंबर के क्वार्टर में पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उस क्वार्टर में नेगेटिव था, 442 करोड़ का लॉस हुआ था। 2020 मार्च में जो प्रॉफिट हुआ है उन्हें वो 2665 करोड़ रुपए का पीएटी हुआ था, जो कि इन्होंने बुक अपने उसमें जो रिपोर्ट है उसमें शो किया है। अब 2020 जुलाई का अगर क्वार्टर की बात करें तो -1275 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था इन्हें, जो कि अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कोविड लॉकडाउन के बाद जो लॉसेस हुए वो जुलाई के क्वार्टर में सब कुछ दिखा है। तो यहाँ पर इन्हें लॉसेस देखना पड़ा। फिर 2020 सितंबर के क्वार्टर में इन्हें रिकवरी देखने को मिली और कंपनी प्रॉफिट में आई और 362 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। अब लेटेस्ट क्वार्टर जो हम लोग अभी देख चुके हैं, तो 2020 दिसंबर के क्वार्टर में 1246 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट किया है, और 2020 मार्च का जो रिजल्ट आएंगे वो इससे भी बेहतरीन होंगे, क्योंकि स्टील प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो एक इसकी ये भी वजह है कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, तो ये इसके चलते आप ले सकते हैं। ये भी सब देखते हैं। अब मार्केट कैप आपको पता होगा कि 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब इनके असेट देखिए, 1,24,976 करोड़ के तो सिर्फ असेट्स ही हैं इनके पास। मार्केट कैप तो बहुत दूर के छोड़ दी, बिजनेस की तो और भी ज़्यादा छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा अंडर वैल्यूड है आपको समझ में तो आ ही गया होगा। कम से कम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो मार्केट कैप है वो 80,000 करोड़ के आसपास तो रहना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो हम असेट देख रहे हैं वो है 1,24,976, 1,25,000 करोड़ रुपए का असेट इनके पास रिसेंट में हो गया है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो। 2018 से लगातार असेट में तेजी दिख रही है, असेट्स बढ़ रहे हैं। अब प्रमोटर की देखिए तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर 75% होल्ड करते हैं, और जहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम आता है बड़ा अच्छा लगता है उस शेयर में। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 75% होल्ड करते हैं, पब्लिक यहाँ पर 25% ही होल्ड करती है। FII यहाँ पर 4.16% होल्ड करते हैं, और आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो मैं बता दूं, ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो लेटेस्ट है, जो कि दिसंबर 2020 के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ आया था। अभी लेटेस्ट वाला आना बाकी है इसके बाद का, लेकिन हमारे लिए अभी यही लेटेस्ट है। तो उसके हिसाब से FII ने यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया है, और लगातार सितंबर 2020 के क्वार्टर से लगातार यहाँ पर FII हिस्सा बढ़ा ही रहे हैं। DII हिस्सा यहाँ पर कम हुआ है, DII तो चूतिया है ही भैया। तो यहाँ पर जो मजाक की बात है, तो यहाँ पर 12.91% यहाँ पर होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर जब FII जैसे लोग बढ़ाते हैं तो ये कम करते हैं। अब समझ में नहीं आता इंडियन इन्वेस्टर यहाँ पर कब आगे बढ़कर कब हिस्सेदारी खरीदेगा, कब ये आगे बढ़कर दिखाएंगे FII से, समझ में नहीं आता है यहाँ पर। अब नेट नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी रिटेल इन्वेस्टर 7.86% यहाँ पर होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर FII ने हिस्सा बढ़ाया, और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से भी थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर कम होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर कम हुआ है हिस्सा हल्का सा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन FII ने हिस्सा बढ़ाया। अब जो हिस्सा बेचा गया वो किसी के पास तो जाए, तो FII होल्ड करते हैं।
अब यहाँ पर पूछे कि कौन सा फंड यहाँ पर होल्ड नहीं करता है, म्यूचुअल फंड में कौन सा फंड यहाँ पर होल्ड नहीं करता है, तो एसबीआई यहाँ पर होल्ड करते हैं सबसे ज़्यादा। और इनकी मार्केट वैल्यू क्या है, 382 करोड़ रुपए इस शेयर में लगा रखे हैं। मतलब सॉरी, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, इन्होंने जो पैसा लगाया है वो 32% बढ़ा है इनका, 32.78% बढ़कर 382 करोड़ 75 लाख रुपए यहाँ पर इनका टोटल मार्केट वैल्यू हो गई है। और इनके पास है 55 करोड़ शेयर्स इनके पास अभी हैं। तो एसबीआई, निप्पॉन, कोटक सब लोग होल्ड करते हैं भैया। और ये आप अगर लिस्ट देखेंगे ना तो इतनी लंबी लिस्ट है कि आप थक जाएंगे उसे देखते देखते। ऐसा कोई फंड है ही नहीं इंडिया का जो यहाँ पर होल्ड ना करता हो। अब राय क्या रहेगी, अगर आप पीएसयू लवर हैं तो ज़रूर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना बेहतरीन स्टॉक है। आपके सामने सारी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सारे के सारे फंडामेंटल आपने देख ही लिए हैं। अगर आपके कोई एनालिस्ट हैं जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, आप उनसे भी अगर बात करके देखेंगे तो वो भी आपको यही बताएंगे कि ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है। और अगर नहीं है तो आपके सामने आपकी वीडियो तो चली रही है, तो आप उसमें देख ही चुके हैं कि भैया जो फंडामेंटली है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये स्टॉक, और यहाँ से एक अच्छे खासे बम्पर रिटर्न यहाँ से दे सकता है। अब वो चीज़ आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इसके शेयर खरीद के काम कर सकते हैं या कॉल पुट में काम कर सकते हैं। कॉल खरीद के चल सकते हैं, सस्ती सी कॉल खरीद सकते हैं आप। और लेकिन वो कॉल मैं बता दूं तो वो सिर्फ 1 महीने के लिए होती है। तो अगर इसमें तेज़ी बहुत तंगड़ी रही तो वो कॉल आपकी काम आएगी, नहीं तो पैसा डूब जाएगा। अब उस पैसे डुबाने से अच्छा है कि आप अगर 8-10 हज़ार रुपये की कॉल लेंगे तो उससे बढ़िया है कि आप इसके शेयर ही ले लें, क्योंकि कॉल में कोई भरोसा है नहीं। अगर आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, बहुत अच्छे आप ट्रेडर हैं, तो आप कॉल पुट के बारे में सोचिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं, बिल्कुल आप गंवाना नहीं चाहते हैं, तो इसके शेयर लेके काम कर सकते हैं। तो जैसे चाहें, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे काम कर सकते हैं। बाकी अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस अभी 83.85 चल रहा है, और 76 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप स्टॉप लॉस चाहते तो आप ये स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोई स्टॉप लॉस मत रखिए। आपका सीधा सीधा जो आपने यहाँ पर परचेजिंग की है, तो आप ये समझिए कि इसके जो 73 का जो लेवल है वो एकदम मतलब झटकेदार लेवल है, तो वो लेवल तो आप ध्यान रखिए। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ गिरावट आनी चाहिए ऐसी, क्योंकि स्टील सेक्टर आप टाटा स्टील से ले लें या जेएसडब्ल्यू स्टील ले लें, अब ये घूम ही कहाँ रहा है, कुछ नहीं घूम रहा है। ये सेल 80 रुपये में मर रहा है दोस्तों। तो ये 80 रुपये पर तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कंपनी यहाँ पर 80 रुपये पर टिकी रहेगी। तो अगर आप ज़्यादातर आप सोचिए कि आप इसे लंबे के लिए रखें तो आपको यहाँ पर बेहतर रिटर्न आपको दिखेंगे। अब आप हिंद कॉपर की बात कर लें या शायद नैल्को नहीं था मेरे ख्याल से, हिंद कॉपर की बात है, तो वो तो इतना बेहतरीन स्टॉक निकल गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो तो अपने शायद 200 लेवल भी शायद टच करके आ चुका है। तो अगर आप चाहें तो इसे लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। बाकी आपके फाइनेंशियल जो एनालिस्ट हो या एडवाइज़र हो तो आप उनसे भी बात करके आप इसमें राय ले सकते हैं और इसमें काम कर सकते हैं। बाकी आपके सामने अगर आपके नहीं है कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो आपने वीडियो तो देख ली, आप उसके हिसाब से भी काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस शेयर को होल्ड करना चाहिए और इसे बाई करके रखना चाहिए तो आप रख सकते हैं, उस पर जैसे आपकी मर्जी हो वैसा कर सकते हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।